हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि जल का प्रयोग किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे किया जाता है और वही जल एक बार प्रयोग कर लेने के बाद जब उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है तो वह हमारा वेस्ट वाटर हो जाता है। उसका निपटान किस प्रकार से करेंगे, जल में कौन कौन सी कमियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हम वेस्ट वाटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है पूर्णतः शुद्ध ना होने की स्थिति में जलकल संयंत्र बनाया जाता है और वहाँ से जल को शुद्ध किया जाता है। फिर हम उसको उपभोक्ता तक एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं और यह जल का प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है और इसके बाद फिर इसमें से कुछ मात्रा वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है और उसको किसी सीवर लाइन के द्वारा अन्य किसी माध्यम से निपटान स्थान तक पहुंचाया जाता है और फिर उस स्थान पे उसका समापन किया जाता है। अगर बात किया जाए तो जो हमारा जल है यह मानव के साथ साथ जीव जंतु या फिर कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के जीवन के अस्तित्व के लिए यह जल की कुछ मात्रा बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो हमारा जल का स्रोत होगा, जल का स्रोत होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक तो सतही जल होता है और दूसरा जो हमारा होता है वह भूमिगत होता है। यानी ऐसे जल जो भूमि सतह पे उपलब्ध होंगे और कुछ जल ऐसे होंगे जो भूमि सतह पे ना उपस्थित होकर के भूमि सतह के अंदर उपस्थित होंगे। लेकिन अगर फिर भी कहा जाए कि जो हमारा जल का मुख्य स्रोत होता है वह स्रोत हमारा वर्षा होता है। यानी मुख्य स्रोत के रूप में वर्षा ही होता है, जिसके कारण भूमि सतह पे कुछ जल एकत्रित होते हैं और कुछ जल रिस करके भूमि के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों यह पृथ्वी के संपर्क में आता है, यानी वर्षा का जल जो जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आता है या पृथ्वी के संपर्क में आता है, भूतल के संपर्क में आता है, तो इसमें अशुद्धियाँ बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण इसका सीधा प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। यदि जल का वर्षा का जल भूमि सतह पे आता है और उसको सीधा पीने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कह सकते हैं कि पेट में कीड़ा पड़ जाता है, कीड़ा पड़ते हैं, पेचिश हो जाता है, या फिर कहा जा सकता है कि पेट की और बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसके लिए कि यह सारी बीमारियां ना फैलने पाए और जो हमारा जल है यह शुद्ध मात्रा में उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए क्या किया गया कि देश की जो सरकारें होती हैं, चाहे वो भारत की सरकारें हों, अमेरिका की सरकारें हों, कहीं के भी हों, तो वो क्या किए कि जो हमारे गांव हैं या कह सकते हैं कस्बे हैं या फिर शहर हों, इन सब स्थानों पे पानी को उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने समय समय पे अनेक प्रयास किया और प्रयास करके जल कल संयंत्र की स्थापना की, जहाँ पे जल की मात्रा को शुद्ध करके उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो वहाँ पे जल कल की स्थापना की गई
अगर बात किया जाए कि जो हमारा भारत है, भारत में जल कल की स्थापना कब की गई और कहाँ पे किया गया, तो जो भारत में किया गया वह सर्वप्रथम जो हमारा भारत में जल कल संयंत्र की स्थापना किया गया वह किया गया कोलकाता में। कोलकाता में। और कब किया गया, तो यह किया गया 1870 में। यानी भारत में सर्वप्रथम जलकल संयंत्र की स्थापना कोलकाता में किया गया और वह भी 1870 में। लेकिन एक बात किया जाए विदेश में कि इसकी स्थापना कब की गई, तो यह जो विदेश में इसकी स्थापना की गई वह सबसे पहले जर्मनी देश में किया गया। और जर्मनी देश में जो इसकी स्थापना की गई वह 1412 ईस्वी में किया गया। और ऐसे ही देश के अन्य सभी प्रमुख शहरों में भी अपने अपने जल कल संयंत्र स्थापित किए गए हैं और पानी का पूर्ण रूप से शोधन करके उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जल की आवश्यकता क्या है, या कह सकते हैं कि जल किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में पड़ती है। तो इसमें से सबसे पहले दिया गया है हमारा घरेलू उपयोग के लिए, यानी घर के सभी कार्यों के लिए हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। घरेलू उपयोग में जो जल का प्रयोग किया जाता है वह खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, नहाने के लिए प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए प्रयोग करते हैं, फर्श की या घर की धुलाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फ्लशिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तथा इसके साथ साथ अन्य कई स्थानों पे भी घर के अंदर जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हमारा दिया गया है सार्वजनिक कार्यों के लिए। सार्वजनिक का तात्पर्य हमारा है जनता से, कि ऐसे स्थान पे जल की व्यवस्था की गई हो जहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति या घर के लिए ना हो करके सभी के लिए हो। जैसे यदि कहा जाए कि कोई पार्क है, अगर वहाँ पे जल की व्यवस्था की गई है तो यह हमारा सार्वजनिक होगा। या कह सकते हैं कोई बगीचा हो, तो ये सारे स्थान ऐसे हैं जो सार्वजनिक होते हैं। तो यहाँ पे जो जल की आवश्यकता या जल उपलब्ध करवाया जाता है वह हमारा सार्वजनिक कार्यों के लिए आता है। इसके अलावा कह सकते हैं सड़कों की साफ़ सफाई के लिए, सड़क के किनारे लगाए गए वृक्षों की सिंचाई करने के लिए, सार्वजनिक स्नान घर, सार्वजनिक शौचालय आदि के लिए हम जल की आवश्यकता करते हैं। अगर बात किया जाए तीसरे नंबर की आग बुझाने के लिए, तो जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया जाता है, कहीं पर भी आग लगने की घटना होने पर आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। और यह पानी उसी से लिया जाता है जो फिल्टर करके उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उस पर कुछ दूरी पे आग बुझाने के लिए एक अतिरिक्त जोड़ बनाया जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि पाइप हमारा इस प्रकार से हो और भूमितल यहाँ पे हो, ये हमारा भूमितल है, तो यहाँ से एक सॉकेट के द्वारा इसको हम भूमि सतह पे निकाल देंगे और यहाँ से इसको ढक करके और इस पाइप को बंद करके रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पे इस कवर को हटाया जाता है और इस ढक्कन को खोल करके यहाँ से पानी लिया जाता है और आग को बुझाया जाता है। इसके बाद यदि बात किया जाए तो औद्योगिक संस्थाओं के लिए दिया गया है, या शैक्षणिक संस्था के लिए भी कह सकते हैं कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं, कारखाने ऐसे हैं, संस्थान ऐसे हैं,
कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कुछ मात्रा उपलब्ध करवाई जाती है, और साथ ही साथ जो हमारे फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे वातानुकूलन के लिए और बॉयलर वगैरह को ठंडा करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो हमारे मशीन होते हैं कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो हीट होते रहते हैं, उसको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अंतिम दिया गया है तैराकी हेतु तालाबों का के लिए, यानी कहीं कहीं पे क्या होता है कि भूमि सतह पे तालाब बना दिए जाते हैं और इस तालाब के अंदर पानी उपलब्ध कराया जाता है, भर के रखा जाता है, और इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्तियों के द्वारा तैराकी की जाती है, जिससे कि स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और कंपटीशन वगैरह में भाग भी लिया जा सकता है। तो ये हमारे हो गए जल की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं जल आपूर्ति प्रणाली पे कि जल आपूर्ति प्रणाली क्या होता है। तो जल आपूर्ति प्रणाली जो हमारा होता है, कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा जल को स्रोत से जल के स्रोत का चयन किया जाए और वहाँ से जल को प्राप्त किया जाए, जल प्राप्त किया जाए, उसका शोधन किया जाए तथा उपभोक्ता तक इसको पहुँचाया जाए या उपलब्ध कराया जाए, वितरित किया जाए। तो यह सारी संक्रियाएं जो होती हैं वह हमारा जल आपूर्ति प्रणाली कहलाती हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है जल आपूर्ति प्रणाली का प्रवाह आरेख। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक ग्राफ बनाया गया है। जो हमारा वाटर सोर्स होगा, जल के सोर्सेस होंगे जहाँ से जल लिया जा सकता है, यह दो प्रकार से हो सकते हैं, एक सतही स्रोत होगा और एक हमारा भूमिगत स्रोत होगा। जो हमारा सतही स्रोत होता है इसके अंतर्गत नदी, झील, कुंड, तालाब ये सारे चीज़ें आती हैं, जबकि जो हमारा भूमिगत होता है उसके साथ कुएं, झरने, रिसन गैलरियाँ, रिसन पाइप आदि आते हैं। जो हमारा जल होता है या किसी भी स्थान से लिया गया हो, चाहे वो सतही स्रोत से लिया गया हो या भूमिगत स्रोत से लिया गया हो, इन सब को क्या करते हैं कि कहीं पे ला करके या कह सकते हैं जलकल जो संयंत्र होगा वहाँ तक लाया जाएगा और उस जल का शोधन किया जाएगा। इसमें से इन विधियों के द्वारा इसका शोधन किया जाएगा। वातन कर सकते हैं, अवसाधन, निस्यंदन या रोगाण नाशन किया जाएगा और इसके बाद जल का भंडारण करते हैं और उसके बाद फिर जल का वितरण किया जाता है, चाहे वह घरेलू क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो और सार्वजनिक क्षेत्र हो। या इसके बाद जब सप्लाई किया जाता है तो कुछ जल हमारे क्या होते हैं, खपत हो जाते हैं और कुछ जल हमारे वेस्ट के रूप में वहाँ से बाहर निकलते हैं, जो सीवर लाइन के द्वारा किसी अन्य स्थान पे पहुँचाया जा सकता है। जो ये हमारे स्रोत के बारे में बताया जा रहा है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगली क्लास जो होगी उसमें इन स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। जल आपूर्ति की जो आवश्यकता पड़ी, ये उपभोक्ता के कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई, जिसमें से सर्वप्रथम यदि कहा जाए तो उपभोक्ता को स्वास्थ्यप्रद पानी उपलब्ध करवाने के लिए किया गया। दूसरा जो हमारा आवश्यकता पड़ी कि उपभोक्ता के मांग के अनुसार
उचित मात्रा पानी उपलब्ध करवाना। और तीसरा जो हमारी आवश्यकता है वह है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के उपभोक्ता तक पानी पहुंचाना। इसके बाद हमारा दिया गया है जल आपूर्ति इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। अगर इसकी बात किया जाए कि जल आपूर्ति इंजीनियरिंग क्या है, तो कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग की यह एक शाखा है जिसके अंतर्गत घर के जल की घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं का आकलन करना, जल के स्रोत का चुनाव करना, जल स्रोत से पानी के संपूर्ण रूप में शुद्धिकरण, पानी का भंडारण करना और उपभोक्ता को पानी वितरण संबंधित कार्य किए जाते हैं, वह सारा हमारा जल आपूर्ति इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अगली आवश्यकता, जल की आवश्यकता। अब जल की जो हमारा आवश्यकता है, वाटर सप्लाई सिस्टम के अनुसार जब जल उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता, यानी एक व्यक्ति के लिए जल की क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कहा जाए तो प्रति व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए, या कह सकते हैं 24 घंटे में जितनी पानी की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, वह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता कहलाती है और इसे लीटर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात किया जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड IS 1172 के अनुसार दैनिक कार्यों के लिए एक व्यक्ति को सामान्यतः 135 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम लागू हों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम लागू हों, वहाँ पे जल की आवश्यकता 135 लीटर पड़ती है। लेकिन यही ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो वह 70 से लेकर के और 100 लीटर तक की खपत प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। और यही जब हमारा विकसित क्षेत्र हो जाता है तब वहाँ पे 150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जल की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर बात किया जाए कि एक व्यक्ति जो 135 लीटर पानी का उपयोग करता है एक दिन में या 24 घंटे में, तो वह किस किस मद में कितना कितना पानी का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पीने के लिए एक व्यक्ति 24 घंटे में 5 लीटर पानी प्रयोग करेगा, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 30 लीटर, सफाई तथा फर्श धोने के लिए 10 लीटर, बर्तन को धोने के लिए 10 लीटर और भोजन पकाने के लिए 5 लीटर। कुल जो हमारी जल की मात्रा होगी वह 135 लीटर प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देख रहे हैं अन्य उपयोग के लिए जल की आवश्यकता। यह तो हम कह सकते हैं कि हमारा घरेलू उपयोग है, एक व्यक्ति के लिए जो प्रयोग में लाया जा रहा है। अन्य जो उपयोग होंगे घरेलू आवश्यकता के अलावा दूसरे जो अन्य कार्यों के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसमें सर्वप्रथम हमारा है औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए। औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए शहर की सीमा में जो हमारा शहर होता है, इसकी सीमा निर्धारित होती है। ये हमारा शहर है। शहर के सीमा में चल रहे उद्योग, किसी भी प्रकार के कारखाने, व्यावसायिक केंद्र तथा इसमें कार्यरत श्रमिक या कर्मचारियों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। यह जो मांग होता है औद्योगिक क्षेत्र में, ये शहर की प्रकृति पर निर्भर करता है कि शहर हमारा विकसित है, विकासशील है या ग्रामीण है। एक भारतीय शहर के लिए जो कुल जल मांग होती है औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए, यह कुल मांग का 20 से लेकर के 25% तक जल की आवश्यकता हमारा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में होता है। वहीं पे यदि बात किया जाए सार्वजनिक उपयोग के लिए, तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक भवन हो गए, सार्वजनिक कार्यालय हो गए, इसके अलावा कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, पार्क, लॉन तथा स्विमिंग पूल आदि आते हैं, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। इसमें जो जल की आवश्यकता पड़ती है, यह हमारा कुल जल का 10% तक जल की आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक कार्यालय, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, पार्क, सार्वजनिक फव्वारे, स्विमिंग पूल आदि कई अन्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। सभी को मिलाकर उस शहर में दिए जाने वाले पानी की कुल मात्रा का 10% सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके बाद दिया गया है आग बुझाने के लिए। बड़े बड़े शहरों में पक्के मकान होने के बावजूद भी अक्सर आग लगने की घटनाएं प्रायः देखी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, गैस सिलेंडर का फट जाता है या धूम्रपान के समय गैस से निकल रही गैस जल जाने के कारण धमाका हो जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को काबू में करने के लिए कम समय में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कुल पानी का 10% मात्रा आग बुझाने के लिए फिक्स रखी जाती है और 10% सार्वजनिक कार्यों के लिए भी और व्यावसायिक और औद्योगिक के लिए 20 से 25% जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद यदि कहा जाए तो चौथा हमारा दिया गया है वितरण में लीकेज होने के कारण। यानी जब वाटर सप्लाई व्यवस्था बनाई जाती है और पाइप में किसी प्रकार से लीकेज हो रहा है, यानी पानी व्यर्थ में बह रहा है, तो घरेलू कनेक्शन में भी लीकेज हो जाता है। जो हमारी टोटियाँ होती हैं उसके कारण लीकेज हो जाए, तो इन सबको रोक करके रखा जाता है कि पानी का लीकेज ना होने पाए। फिर भी जब वाटर सप्लाई सिस्टम अधिक लंबाई में बनाया जाता है तो उसमें 15% तक पानी को अतिरिक्त रखा जाता है, जो कि लीकेज से होने वाले पानी की मात्रा को जो व्यर्थ होता है उसको यह मैनेज करता है। जैसे कहा जाए कोई सार्वजनिक क्षेत्र हो, टोटी खोला गया पानी वगैरह पीने के लिए, हाथ धुलने के लिए, और फिर उसको बंद नहीं किया गया,
पाइप में कोई भी कमी ना होने के कारण फिर भी टोटी से पानी लगातार गिरता रहता है, जो हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए इसमें 15% तक जल की आवश्यकता हमेशा निश्चित रखी जाती है। अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति पानी की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला हमारा होगा मौसम। जिस भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो या शहर हो में पानी का जब वितरण किया जाता है तो वहाँ का मौसम यदि गर्म रहता है, गर्म है तो पानी की खपत अधिक होती है, या कह सकते हैं पानी की मांग अधिक रहती है। लेकिन जब यह मौसम ठंडा हो जाता है तो पानी की मांग घट जाती है, क्योंकि जो क्षेत्र या शहर में रह रहे लोग होते हैं गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा अधिक उपयोग करते हैं, जबकि ठंड के मौसम में जल की मात्रा को कम प्रयोग करते हैं। दूसरा दिया गया है उपभोक्ताओं का स्तर। जो वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया गया और उपभोक्ता तक जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, वह वहाँ के रहने वाले नागरिकों के रहन सहन का स्तर भी जल की मांग को प्रभावित करता है। जो उच्च स्तर के लोग हैं उनके लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा अधिक लगती है, जबकि निम्न स्तर के लोगों के लिए जल की आवश्यकता कम पड़ती है। वहीं अगर बात किया जाए जल की गुणवत्ता की, यदि जो पानी सप्लाई किया जा रहा उपभोक्ता तक वह पानी हमारा ठंडा हो और साथ ही साथ मीठा हो, तो उपभोक्ता के द्वारा पानी की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर पानी हल्का गर्म हो, खारा हो, या कह सकते हैं कुछ गंदा हो, तो जिसके कारण उपभोक्ता क्या करेंगे, पानी की मात्रा का कम प्रयोग करेंगे, यानी जल मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर बात किया जाए जल वितरण प्रणाली की, तो उपभोक्ता को जो पानी 24 घंटे में उपलब्ध करवाई जाती है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मांग से अधिक होगी, और यदि पानी को समय अनुसार वितरित किया जाता है तो इसकी जो निर्धारित समय में पानी की कुल मांग पूर्ण नहीं हो सकती और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की पानी की मांग कम हो जाती है। यानी 24 घंटे लगातार अगर पाइप में पानी का प्रवाह बना हो तो उपभोक्ता के द्वारा अधिक पानी की खपत होगी, क्योंकि सार्वजनिक टोटियाँ या अन्य कई स्थानों पर लीकेज होने के कारण लगातार पानी बहता रहता है। लेकिन जब यही पानी कुछ निश्चित समय के लिए पाइप में डाला जाता है या उपभोक्ता तक भेजा जाता है तो उस समय जल की खपत कम हो जाती है। ऐसे अगर कहा जाए पानी का दाब, तो अगर पाइप में 24 घंटे तक पानी का प्रवाह हो रहा हो और इस पाइप के अंदर पानी का दाब अधिक हो, तो अगर यहाँ पे कोई जोड़ लीक हो रहा है किसी जोड़ से पानी, तो यहाँ पे दाब पानी के अंदर जितना अधिक होगा यहाँ से फव्वारे या जल उतने ही तेज़ी से बाहर निकलेंगे। लेकिन यह अगर इसकी दाब को कम कर दिया जाए तो ये लीकेज जो हो रहे थे, लीकेज तो होगा लेकिन पानी की मात्रा उस जोड़ से कम निकलेगी। यानी पानी के दाब से भी जल की मात्रा या कह सकते हैं प्रति व्यक्ति जल की मांग प्रभावित होती है। सीवर प्रणाली की बात किया जाए तो जो हमारा सीवर प्रणाली होता है यह कह सकते हैं शहर के अंदर गंदा जल को बाहर निकालने के लिए भूमिगत एक पाइपलाइन बिछाई जाती है। उसी पाइपलाइन को सीवर कहा जाता है और यह कह सकते हैं शहरों में अधिकतर बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत सीवर लाइन की व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है।
जहाँ पर यह व्यवस्था होती है यानी सीवर लाइन बिछाई गई होती है, वहाँ पर शौचालय के साफ सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो पानी खर्च करता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। अगर बात किया जाए जनसंख्या की, तो छोटे शहरों की अपेक्षा बड़े शहर में जल की जो मांग होती है वह अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि जो शहर होते हैं वहाँ पे व्यक्ति अधिक होते हैं और उनका रहन सहन छोटे शहरों की अपेक्षा अलग होता है। इसी कारण वहाँ पे बड़े शहरों में जल की मांग भी अधिक होती है। इसके बाद अगर कहा जाए तो मीटर प्रणाली, यानी जो उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जाए, कोई भवन यहाँ पे है, कोई भवन यहाँ पे है, अगर ये हमारा पाइपलाइन है और यहाँ से उपभोक्ता के पास यहाँ पे मीटर लगा दिया जाए और इसके पास मीटर ना लगाया जाए, तो अगर यहाँ पे मीटर नहीं लगाया जा रहा है तो यह पानी की जो खपत करेगा आवश्यकता से अधिक भी पानी का खपत कर सकता है। लेकिन जब इसके पास मीटर लगा दिया जाएगा तो यह खपत को कम करेगा, जिससे कि इसको प्रतिमाह या प्रति तिमाही छमाही जो पानी का मूल्य चुकाना होगा वह कम होगा। जबकि इसके पास मीटर ना लगा होने के कारण इसको उतना ही बिल चुकाना है, चाहे जल की मात्रा को कम खपत करे या अधिक खपत करे। इसीलिए मीटर प्रणाली के द्वारा जल की मांग को कम किया जा सकता है, या कह सकते हैं जल की मांग को प्रभावित करता है। ऐसे ही सार्वजनिक और औद्योगिक मांग भी होता है कि शहर में सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, कारखाने होते हैं, यह अधिक संख्या में होते हैं। जो कारखाने होते हैं उसकी संख्या अधिक होती है और अधिक होने के कारण वहाँ पे श्रमिक भी अधिक होते हैं और जिस कारण वहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर बढ़ जाती है। अभिकल्पन काल की बात किया जाए तो अभिकल्पन काल यदि अधिक लिया गया हो तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मांग अधिक ली जाएगी और यदि अभिकल्पन काल कम हो तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मांग हमारी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे पानी की मांग या खपत में परिवर्तन। कब कब इसके मांग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कह सकते हैं मौसम या महीनों के अनुसार। जब मौसम हमारा गर्म होगा या गर्मी का महीना होगा तो इस समय क्या होगा, जल की खपत जो होगी वह हमारा अधिक होगा। लेकिन वही मौसम यदि ठंडा होता है या ठंड का महीना चल रहा हो तो उस समय जो जल की खपत होती है वह कम होती है, क्योंकि नहाने धोने के लिए या पानी पीने के लिए उपभोक्ता के द्वारा कम कर दिया जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में इसी को बढ़ा दिया जाता है। अगर दैनिक या घंटों के अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक दिन पानी का मांग एक समान नहीं रहता है और दिन में भी यह समय अनुसार बदलता रहता है। अगर दिन में सुबह के समय और शाम के समय में पानी की मात्रा का जो खपत होता है वह अधिक होता है, जबकि रात्रि में यही जल की जो खपत होती है यह कम हो जाती है। या दोपहर में अगर कहा जाए तो जल की जो खपत होती है यह हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से दैनिक या घंटों के अनुसार, मौसम और महीनों के अनुसार जल की मांग प्रभावित होती रहती है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।